हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं बिहार स्पेशल का। इसमें हम लोग आज जो करेंगे वो अगस्त माह का करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सितंबर का कर लिया है। सितंबर का हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम लोग अगस्त का करने जा रहे हैं। अगस्त के बाद जुलाई का हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में करते जाएंगे। ठीक है, इसमें जो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। बीपीएससी बिहार की जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपको डिटेल एनालिसिस पूरा किया जा रहा है और उसके बाद एमसीक्यू का भी हम लोग शुरू करेंगे। तो एक बार जब डिटेल एनालिसिस पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग एमसीक्यू बेस जो है वह करंट अफेयर्स लाएंगे। अभी जो है डिटेल एनालिसिस मंथली बाय मंथ जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आगे इसमें कोई सजेशन है आपका वीडियो से संबंधित, तो हमको सजेशन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो 13 टॉपिक हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं इसमें देख लीजिए, जैसे कि बिहार में बिजली गिरने से मौत हो गई थी, तो बिहार में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है उस पर संबंधित जो है न्यूज़ है उसको देखेंगे हम लोग। बिहार में एक बहुत ही बड़े सीमेंट निवेश का जो है निवेश किया गया सीमेंट फैक्ट्री में, अडानी समूह का, उससे संबंधित न्यूज़ है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर बांग्लादेश की स्थिति के कारण जो है बिहार के ज़िलों में अलर्ट घोषित किया गया था, उसको भी देखेंगे। ठीक है, बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ये नया जो है अधिनियम लाया गया है सरकार के द्वारा, तो उस पर देखेंगे। बिहार के 5 जो है उत्पाद को जीआई टैग मिला है, उससे संबंधित देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बिहार में मंदिर में भगदड़ मच गई थी, कौन सी मंदिर है, कहाँ है, क्यों भगदड़ मची थी और ऐसी कितनी संभावना है जो खतरा हो सकती है। ठीक है, उन सब से संबंधित जो है कर लेंगे। ठीक है, बिहार में जो है ज़मीन का सर्वे चालू हो गया है। इससे जो है वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिस पर जो है बहुउद्देशीय भवन बनाने की सरकार की योजना है, उससे संबंधित न्यूज है। कई जगह जो है इसमें विवाद उत्पन्न हो गया है कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या किसी सरकार की है या नहीं है, सरकार ले सकती है उसको, अधिग्रहण कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद गया में जो है ब्रह्म योनी पहाड़ पर जो है गुरमार मिला है, उससे संबंधित एक न्यूज़ है। ठीक है, कोसी मोची लिंक परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना जो भारत में बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, जहाँ पर जिन इलाकों में पानी नहीं पहुँच पाती है नदियों की, उनको नहर के माध्यम से जो जोड़ करके बैराज बना करके जो है पानी पहुँचाया जाएगा, ताकि वहाँ की जिन इलाकों में सूखा पड़ती है उन इलाकों में जो है कृषि में सहयोग मिले, सिंचाई में व्यवस्था का सुविधा जो है मिल सके। तो इसके लिए जो है करेंगे, एक कोसी मोची लिंक परियोजना चालू की गई है, उस पर न्यूज़ है। इसके बाद एनसीपीसीआर प्रमुख ने बिहार के मदरसों की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की है कि सारी मदरसों को क्या की जाए, जांच की जाए। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ है। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है बिहार में खरीफ फसल नष्ट हो गई है। ठीक है, तो इस पर एक न्यूज़ है। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने जो है बिहार के गांव पर दावा किया है, बिहार के एक गांव पर ही दावा कर दिया, पूरा का पूरा गांव ही कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का है ज़मीन, जिस पर गांव बसा हुआ है। तो ये भी एक बड़ा ही भयंकर सा न्यूज़ है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 दिया गया है, जिसमें बिहार के कुछ शिक्षक को प्रोत्साहित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है बिहार ने जो है पीएम, ठीक है, PMAY जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, उस जी के तहत जो है धनराशि का अनुरोध किया गया है, उस पर देखेंगे। इसके बाद बिहार की पहली खेल अकादमी एवं विश्वविद्यालय भी राजगीर में बनाई जा रही है, उस पर भी न्यूज़ है। तो कहाँ तक अपडेट पहुँची है उसको हम लोग देखेंगे। तो इतने न्यूज़ हैं, इनको सबको हम लोग क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज़ पर। तो पहले बिजली गिरने से मौत वाले जो न्यूज़ है उस पर देखते हैं, ये चर्चा में क्यों रहेगी। तो देखिए, बिहार के बहुत सारे इलाकों में जो है थंडर स्टॉर्म आती है। थंडर स्टॉर्म मतलब बिजली कड़कने के जो है उसमें गिरती रहती है। ठीक है, बारिश बरसात के जब मानसून आती है तो उसमें ज़ोरदार जो है वह बिजली कड़कती है
और उसके से क्या हो गया कि 12 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, अलग अलग इलाकों में हुआ है ये। मुख्यमंत्री ने जो है इन सभी मौतों पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और प्रत्येक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, अनुग्रह पूर्वक भुगतान का अर्थ क्या होता है? देखिए, अनुग्रह राशि देने का मतलब क्या होता है कि अनुग्रह पूर्वक भुगतान की, चलिए आप में जो है आपके यहाँ जन की हानि हुई है, जन माल की हानि हुई है, तो हम क्या करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इतना क्षतिपूर्ति ले लीजिए, हम इतना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी संगठन या सरकार द्वारा दावों और क्षतियों के लिए व्यक्तियों को किया जाने वाला भुगतान। ठीक है, तो कोई क्षति हो गया है तो इससे व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, तो ये होती है। इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और आंधी तूफान के दौरान जो है घर पर रहने को कहा है। उन्होंने नागरिकों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आंधी तूफान और अत्यधिक वर्षा के संबंध में जारी की गई सलाह का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। देखिए, जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग होता है वह जैसे भूकंप आती है उससे बचने के उपाय, ठीक है, भूकंप में आपको क्षति ना हो, उसमें आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, उस तरह का उपाय किया जाता है, वो बताते हैं। ठीक है, बाढ़ में, सूखा में, इसके बाद जो है जो ये बिजली गिरने की समस्या है उसमें, तो इसमें आपको किस तरीके से व्यवहार करना है खुद के साथ ताकि आप बच सकें, उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो उसको कह रहा है कि उसका पालन कीजिए। ठीक है, तो बिहार सरकार का सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार जो है राज्य में 22-23 में बिजली और वज्रपात से संबंधित 400 मौतें हुई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें गया जिले में ही केवल 46 मौत हुई है, भोजपुर में 23, नवादा में 21 हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में आपदा प्रबंधन के लिए 430 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसमें 285.22 करोड़ रुपए बिजली गिरने से तथा डूबने जैसी स्थानीय आपदाओं के लिए खर्च किए गए हैं। ठीक, अब कह रहा है बिजली चमकना। बिजली चमकना होता क्या है? तो देखिए, मेघ और जमीन के बीच या बादल के भीतर बहुत कम अवधि तथा उच्च वोल्टेज के विद्युत निर्वहन। ठीक है, बिजली चमकना क्या होती है कि जैसे जब बादल आपस में टकराती है तो घर्षण उत्पन्न होती है। घर्षण उत्पन्न होने से क्या होता है, जैसे ये बादल है, ये बादल है, ये दोनों आपस में टकराएंगे, तो जब ये टकराता है आपस में तो क्या होता है, यहाँ पे घर्षण होता है। घर्षण उत्पन्न होने से ही क्या करते हैं, जो आवेश है, चार्ज है, वो छूटती है। और जब विपरीत चार्ज छूटती है तो धरती के पास जो चार्ज है और इसके पास जो चार्ज है, यदि विपरीत चार्ज है तो ये इसको आकर्षित करती है, बड़े मात्रा में धरती पर गिरती है। ठीक है, तो आवेश, इसीलिए करंट लग जाता है। ये एक बिजली का ही प्रवाह है। तो उच्च वोल्टेज के विद्युत निर्वहन होता है इसमें। ठीक है, तो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया इसको माना जाता है क्योंकि इसमें इंसानों की कोई योगदान नहीं है। ठीक है, जिसके साथ एक चमकदार चमक और एक तेज आवाज और कभी कभी आंधी भी आ जाती है। तो आकाशीय बिजली एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत घटना है जो तब घटित होते हैं जब बादलों के अंदर एवं बादलों तथा जमीन के बीच विद्युत आवेश का क्या होता है, निर्माण हो जाता है ना। ये जमीन है और ये बादल है, तो दोनों के बीच जब क्या होते हैं, ये आवेश जो है प्रवाहित होने लगता है, तो ये बिजली के तार की तरह जो है एक क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस जो है एक लिंक बन जाते हैं। तो इसके बीच में जैसे भी जो भी आएगा उसको क्या लग जाएगा, झटका लग सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जब आवेश आता है, बिजली कड़कता है, तो आपको बिजली के खंभों से, बिजली के तारों से और जो आवेश को आकर्षित कर सकता है ऐसी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। ठीक है, बंद चीज में रहना चाहिए ताकि आवेश जो है सतह पर रह जाए और आप जो है अंदर सुरक्षित रह सकें। अब देखिए, बिहार में निवेश किया गया है, अडानी सीमेंट का निवेश किया गया है। ठीक है, तो ये चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी है। ठीक है, 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो है की परियोजना है ये। इनको चरणों में जो है क्रियान्वित किया जाना है। ठीक है,
जिसका पहला चरण जो है दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा और इसमें 250 जो है प्रत्यक्ष नौकरियां डायरेक्ट जो है जॉब मिलेगी और 1000 जो है अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सीमेंट इकाई से जो है सरकार को वार्षिक आधार पर 250 करोड़ का क्या मिलेगा, राजस्व मिलने का अनुमान है कि सरकार को इस उद्योग से कितना मिलेगा, 250 करोड़ का टैक्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने सीमेंट इकाई की स्थापना के लिए 73 एकड़ भूमि की आवंटित की है। ठीक है, अडानी समूह ने बिहार में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक सीमेंट जो है संयंत्र लगाया, प्लांट लगाया है और पटना के पास एक लॉजिस्टिक गोदाम और अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में एक लॉजिस्टिक गोदाम के लिए 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1600 करोड़ रुपए का तो ये फैक्ट्री में लगाएगा, सीमेंट की फैक्ट्री में, सीमेंट का जो प्लांट बनाया जा रहा है उसमें। उसके अलावा जो है जो नए सीमेंट संयंत्र है वहाँ पे और पटना के पास जो लॉजिस्टिक गोदाम है, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय में भी लॉजिस्टिक गोदाम बनाने के लिए अतिरिक्त 5500 करोड़ रुपए का कह रहा है कि निवेश का प्रस्ताव दिया गया है अडानी समूह के तरफ से। ठीक है, तो ये एक बड़ा न्यूज़ था कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिहार में जो है नौकरियां उत्पन्न होगी, उससे फैक्ट्रियां बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, बांग्लादेश की स्थिति के कारण कह रहा है कि बिहार के जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। अब ये क्या कारण है, देखिए, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर बिहार के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब क्या हुआ था कि वहाँ पर जो शेख हसीना थी उनके सरकार को गिरा दिया गया और फिर जो है वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उनके सरकार के खिलाफ, उससे बांग्लादेश में काफ़ी अशांति फैल गई थी। लोग जो है अपने प्रधानमंत्री के आवास तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो उससे बिहार के जो बांग्लादेश से सटे हुए कितने हैं जिले हैं, जो बिहार के जिले हैं जो बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं। ठीक है, बंगाल है, उसके बाद बांग्लादेश है, तो वो पतली सी संकरी है। ठीक है, यहाँ जो बांग्लादेश है ना इस तरीके से, तो ये है आपको इस तरीके का है, बहुत ही संकरी सी है। तो ये यहाँ चौड़ाई कम है, ये पश्चिम बंगाल है जो हमारा बंगाल कहलाता है, वो हमारा वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है और ये हमारा बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो ये नज़दीक है ना, नज़दीकी एरिया है, इसके कारण से क्या हो गया है कि बिहार के जिलों में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बिहार का कोई भी जिला जो है बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नहीं है, लेकिन नेपाल के साथ एक लंबी और छिद्रपूर्ण सीमा जो है साझा करते हैं। छिद्रपूर्ण का मतलब हुआ तो पैक सीमा नहीं है, वो काफ़ी जगहों पर जो है वहाँ आ जा सकते हैं। नेपाल और इंडिया में जो है आना जाना जो है बिहार के माध्यम से बहुत ही आसान है। ठीक है, इस सीमा का उपयोग अक्सर जो है अन्य देशों के घुसपैठियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। नौकरी में आरक्षण को लेकर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश अनिश्चितता की स्थिति में आ गया था, जिसके कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था और वो भारत में आकर के शरण ली थी। बांग्लादेश की स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। व्यापक विरोध और अशांति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। ठीक है, जनरल वकर उज़्ज़मान के नेतृत्व में बांग्लादेशी सेना ने राजनीतिक दलों के समर्थन से एक अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसने प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के 15 वर्षों के कार्यकाल को समाप्त कर दिया था। अभी जो वहाँ पर है, अभी वहाँ पे सरकार जो है अस्थायी रूप से बन चुकी है। ठीक है, अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई है और वहाँ पे जो है एक नोबेल प्राइज विजेता हैं जो वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि अभी वहाँ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बिहार में जो है मंदिर, मठ और ट्रस्ट का पंजीकरण करवाना क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो हाल ही में जो है बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्ट का पंजीकरण हो जाए और उनकी जो अचल संपत्ति का ब्यौरा है वह बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है,
बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड यानी कि BSBRT के तहत जो है पंजीकृत होना चाहिए। तो राज्य सरकार के पंजीकृत मंदिरों, मठों, ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन देन में शामिल लोगों के साथ साथ BSBRT में पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो BSBRT के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास कितना 4321 या 22 बोल लीजिए कि एकड़ भूमि जो है। तो राज्य में करीब 2599 मंदिर है, जिनके पास 2499 मंदिर है, 2500 हो गया ना, 2500 मंदिर हैं जिनके पास सामूहिक रूप से कितने 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है। ठीक है, तो इन सारे का ब्यौरा जो है बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। इसमें हिंट ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत, ठीक है, बिहार में मंदिर, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण किया जाता है। तो ये बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट 1950 के तहत किया जाता है और इसके लिए एक अलग जो है संस्था है। कौन सा बोर्ड है? तो बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड में पंजीकृत करवाना होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है जहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस दोनों को याद रखें कि बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड में आपको मंदिर, मठ और जितने भी है सबको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया है यह 1950 का अधिनियम है। क्या अधिनियम का नाम है, कानून का नाम है, ये है बिहार राज्य, ठीक है, बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम। ठीक, चलिए देखिए 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग दिया गया है ना। 5 जो है वो प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग दिया गया है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसके साथ मिलकर कम से कम 54 अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक GI प्रमाणन पत्र प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो बिहार में बहुत सारे उत्पादन ऐसे हो रहे हैं जिनको GI टैग नहीं मिला है, तो उनको दिलाने के लिए, GI टैग दिलाने के लिए 54 अलग अलग क्षेत्र जो है विशिष्ट उत्पादों पर कार्य कर रहा है। कौन? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिल करके। ठीक है, बिहार सरकार ये सहयोगात्मक प्रयास के तहत कहते हैं 5 प्रमुख विषयों पर जो है अनुसंधान पहले ही उन्नत चरणों में पहुंच चुका है। ठीक है, 5 उन्नत चरण के उत्पाद हैं, जैसे कि लिट्टी चोखा बिहार का मुख्य व्यंजन है। ये रोहतास से सोनाचूर चावल, ठीक है, और गुलशन टमाटर, ये रोहतास का जो है प्रमुख जो है क्या है उत्पाद है, सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर। पटना से सिंघारा, दीघा से मालदा आम। ठीक है, तो ये प्रमुख है। तो इन सब को क्या GI टैग दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो सबसे अधिक जो भौगोलिक संकेतक है टैग वाले राज्य है वो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तमिलनाडु और उसके बाद है केरल। ठीक है, ये 5 जो है वो टॉप जो है GI टैग वाले उत्पादित राज्य है। बिहार में जो 6 GI टैग वाले उत्पादन है वो है शाही लीची को मिला हुआ है, भागलपुरी जर्दालू आम को मिला हुआ है, कतरनी चावल को मिला हुआ है, मरीचा चावल को मिला हुआ है, मगही पान को मिला हुआ है और मखाना को मिला हुआ है पिछले साल फॉक्सनट को। ठीक है, केंद्र सरकार का वाणिज्य मंत्रालय विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत की प्रतिबद्धताओं और ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ व्यापार संबंधित पहलू जो है समझौते के तहत भौगोलिक संकेतक के लिए अभियान का समर्थन कर रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का वाणिज्य मंत्रालय जो है WTO के साथ के रूप में जो है ट्रिप्स के साथ, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित जो पहलू होते हैं ट्रिप्स, उनके साथ मिल करके जो है GI टैग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अब GI टैग के बारे में जान लेते हैं। GI टैग क्या होता है? देखिए GI टैग होता है, इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी जगह पर कोई उत्पाद होती है तो और उसमें खासियत है कि वह उत्पाद सिर्फ उसी जगह पर हो रही है, तो ऐसे में उस उत्पाद से उस जगह का क्या हो सकता है, पहचान हो सकती है। ठीक है, तो उस जगह की पहचान के लिए उस उत्पाद को आइडेंटिफाइड किया जाता है, इसीलिए उससे क्या किया जाता है, GI टैग भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है।
ठीक है, जो किसी भी भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। जिया टैग जो है ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग ही क्या कर सकता है कि उस उत्पाद का नाम उपयोग करने की अनुमति रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जर्दालू आम है। ठीक है, तो जर्दालू आम जो है वो सिर्फ बिहार में मिलती है, तो बिहार ही उसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं बोल सकता है कि हमारे यहाँ जर्दालू आम होते हैं। ठीक है, शाही लीची, तो शाही लीची यदि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जिया टैग मिला हुआ है तो ये मुजफ्फरपुर की शाही लीची के नाम से फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा। ठीक है, तो जहाँ भी शाही लीची का जिक्र होगा उसमें मुजफ्फरपुर का नाम जो है इस्तेमाल किया जाएगा, न कि किसी और शहर का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो यही जिया टैग का महत्व होता है। तो पंजीकृत करने से क्या होता है कि दूसरे जो नकल कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ का ये शाही लीची है, तो ये नकलची से क्या होता है, सावधान हो जाएगा और इस पर जो है वो क्या हो सकता है, धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है अब। ठीक है, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो पंजीकृत जिया जो है 10 वर्षों के लिए वैध होता है, तो 10 वर्षों के लिए उसको उस क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिया टैग पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ठीक है, तो जिया टैग पंजीकरण की जो देखरेख करता है वो कौन सी मंत्रालय करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। और यदि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं तो उनमें से कौन से विभाग, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में मंदिर में भगदड़, ठीक है, तो जहानाबाद जिले में कह रहा है कि मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में जो है भगदड़ मचने से कई लोग मर गए हैं। तो ये एक सिंपल सा एक न्यूज़ है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मंदिर के प्रवेश द्वार पर कांवरियों और फूल विक्रेताओं के बीच क्या हो गया था, विवाद के कारण हुई थी घटना, जो है विवाद के कारण हुई थी। ठीक है, स्थानीय अधिकारी घटना के कारणों की जांच किए होंगे और पीड़ित परिवारों के लिए जो है वित्तीय सहायता की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अब जरा भगदड़ देखते हैं कि भगदड़ क्या होता है। भगदड़ एक कोई भीड़ है, उसका एक आवेगपूर्ण सामूहिक आंदोलन है। मतलब कि अचानक से भीड़ उठा और किसी तरह जो है दौड़ गया। ठीक है, अब अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए, जो भी हो, पर भगदड़ मच गई। ठीक है, इसमें कोई भी नियम कानून ऐसी नहीं है कि सेना की तरह एक आर्मी मार्च करके चल रही है लपराट करके। तो ये छीटपुट होकर के क्या करती है कि एकदम से सामूहिक रूप से किसी भी चीज़ पर जो है एकाएक जो है क्या करती है, आक्रमण कर देती है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप लोग प्राय क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो यह प्राय किसी खतरे की आशंका, भौतिक स्थान की हानि और किसी संतुष्टिदायक वस्तु को प्राप्त करने की सामूहिक इच्छा के कारण उत्पन्न होता है। जैसे अभी कुछ समय पहले जो है बिहार में जो है शराब का ट्रक पकड़ाया था तो उसको लूट लिया था, अंडा का ट्रक पकड़ाया था उसको लूट लेता है। तो इस तरीके से भगदड़ होते रहता है। ठीक है, भगदड़ के दो प्रमुख कारणों पर हम लोग यदि बात करें तो एक दिशात्मक भगदड़ तब होती है जब एक ही दिशा में चलती भीड़ को अचानक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, जो अचानक रुकने जैसी शक्तियों अथवा टूटे हुए अवरोधों जैसी नकारात्मक शक्तियों के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होती है। और एक होता है अशांत भगदड़, तब होती है जब भीड़ अनियंत्रित हो और विभिन्न दिशाओं से भीड़ क्या करे, आ जाए। ठीक है, तो भगदड़ में मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, श्वासावरोध हो सकती है, सबसे आम कारण है यह। ठीक है, वृक्ष या ऊपरी पेट के बाहरी दबाव के कारण होता है और 6-7 लोगों की मध्य में जो है भीड़ भी हो सकती है जो एक ही दिशा में धक्का दे रहे हो। ठीक है, अन्य कारण भी हो सकता है जैसे मायोकार्डियल इंफ्राकर्शन, जिसको हम लोग दिल का दौरा करते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्राकर्शन, आंतरिक अंगों को प्रत्यक्ष रूप से दमित या चोटें पहुंचाना, सिर में चोट लग जाता है, गर्दन जो है मुड़ जाती है, संपीड़ित हो जाती है। भगदड़ के कारण बहुत सारे को मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चलिए
तो ये उतने बड़े न्यूज़ नहीं थे। अब ये न्यूज़ बड़ा न्यूज़ है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो है बहुउद्देशीय भवन बनाने की योजना है बिहार सरकार की। ठीक है, तो बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत जो है पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय भवन जैसे विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें यह है कि वर्ष 23-24 में पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सिवान में बहुउद्देशीय भवनों, बाजार परिसरों तथा पुस्तकालयों के निर्माण के लिए 10 परियोजनाएं क्या की गई है, प्रस्तावित की गई हैं। ऐसे में जो है बिहार राज्य मदरसा सुधारीकरण योजना के तहत जो है सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है, तो मदरसा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जैसे पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय, कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अब वक्फ बोर्ड हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये एक कानूनी इकाई है वक्फ बोर्ड, जो संपत्ति अर्जित करने तथा उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम होती है। ठीक है, यह मुकदमा करने एवं न्यायालय में मुकदमा किए जाने दोनों में भी सक्षम है। वक्फ बोर्ड खुद भी मुकदमा कर सकती है, ठीक है, और न्यायालय में जाकर भी मुकदमा कर सकती है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों का प्रबंधन करता है और खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त कर सकता है। बिक्री, उपसंहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज, विनिमय, पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंजूरी दे सकता है। ठीक है, जिसमें बोर्ड के कम से कम 2/3 सदस्य क्या करें, लेन देन के पक्ष में मतदान करते। ये तो वक्फ बोर्ड का अपना आंतरिक नियम है जिसके तहत दे सकते हैं। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड परिषद की स्थापना होती है 1964 में। इसमें पूरे राज्य जो है पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख के साथ सलाह भी देती रहती है। एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद होती है, CWC होती है। तो CWC क्या करती है, राज्यों में जो वक्फ बोर्ड है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, वक्फ की संपत्तियों की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में 8 लाख एकड़ में विस्तृत जो है 8,72,292 पंजीकृत जो है वक्फ संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह अहस्तांतरीय हो जाते हैं, मतलब उसको आप वक्फ से वापस नहीं ले सकते हैं और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, जो अनिवार्य रूप से ईश्वर को स्वामित्व हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, अगला जो खबर है वो है गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ पर मिला गुरमार। ठीक है, तो देखिए इस चर्चा में क्यों है, तो देखिए बिहार के गया में जो है ब्रह्मयोनी पर्वत पर एक औषधीय पौधे की पहचान की गई है। ठीक है, तो उसकी एक पूरी की पूरी श्रृंखला मिली है। उसमें क्या है कि जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ठीक है, आमतौर पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरमार के रूप से जानते हैं। एक उल्लेखनीय खोज है यह। ठीक है, जिसे मधुमेह रोधी जो है जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे क्या हो सकता है, मधुमेह का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है, उसने जो है पहले ही मधुमेह रोधी दवा जो है BGR-34 विकसित करने में एक औषधीय जड़ी बूटी का प्रयोग या उपयोग किया है। ठीक है, तो गुरमार में जिम्नेमिक एसिड या गायमेनिक एसिड इसको कहा जाता है की उपस्थिति के कारण यह रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है, कम करने की क्षमता रखता है। यह आंत की बाहरी परत में रिसेप्टर साइटों पर प्रभाव डालकर कार्य करता है, जिससे मिठास की इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आंत कम शर्करा अणुओं को अवशोषित करती है, जिसके कारण रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा इस पौधे में फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन्स होते हैं जो लिपिड चयापचय को विनियमित करने में सहायता करते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए CSIR जो है भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। ठीक है, तो CSIR जो है अखिल भारतीय स्तर पर संगठन है, अखिल भारतीय स्तर पर यह कार्य करता है। इसका 37 जो है राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, जिसमें 39
आउटरीच केंद्र है और 3 नवाचार परिसरों और 5 इकाइयों का एक गतिशील क्या है नेटवर्क है। तो ये बहुत बड़ा जो है रिसर्च और डेवलपमेंट का अनुसंधान इकाई है भारत सरकार की। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1942 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। CSIR को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। ऑटोनोमस बॉडी है ये। ठीक है, सरकार के तहत ये किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वित्त पोषित किया जाता है। CSIR जो है विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें रेडियो, अंतरिक्ष भौतिकी, समुद्र विज्ञान, भू भौतिकी, रसायन, औषधि, जीनोमिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी उपकरण, पर्यावरण इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी तक जो है सारे क्षेत्रों में इनका क्या है पहुंच है। ठीक है, यह सामाजिक प्रयासों के तहत भी बहुत सारे तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है, जैसे कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में भी शामिल है इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो न्यूज़ है, अगला जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोसी लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, देखिए कोसी और मेची लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है? कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, नाम ही है कोसी मेची लिंक। जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षेत्र में जो है सिंचाई की एक बृहद परियोजना का ये एक हिस्सा होने वाली है। इसकी आवंटन जो है बजट सत्र में किया गया है, जो अभी का बजट सत्र उसमें 11,500 करोड़ रुपए का इसके लिए आवंटन किया गया है। इसमें जो है खरीफ सीजन के दौरान महानंदा नदी जो बेसिन है उसमें कितना, तो 2 सैकड़ा हजार 10 लाख 2,15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जो है सिंचाई प्रदान करना है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इससे बाढ़ का नियंत्रण भी होगा। जो अनायास पानी का बहाव होता है इसको क्या कर सकता है, अलग अलग माध्यम से पानी को मोड़ करके पहुंचाया जा सकता है। स्थानीय विरोध हो रहा है वहाँ पे, कुछ विरोध क्या हो रहा है कि स्थानीय परियोजना का जो स्थानीय स्तर पर काफ़ी विरोध हुआ है। किसानों और निवासियों ने चिंता जताई कि यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण मुद्दों पर पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकती है और इससे स्थानीय जल संसाधन क्या हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। तो ये एक चिंता है। ठीक है, तो मूल समाधान की मांग की जा रही है कि प्रदर्शनकारी केवल नदियों को जोड़ने पर निर्भर रहने के बजाय कह रहा है कि व्यापक बाढ़ प्रबंधन समाधान पर भी ध्यान केंद्रित करने की मांग की जा रही है। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। नदियों को जोड़ने से संभावित पर्यावरण क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, जिसमें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता भी परिवर्तन होने की संभावना बनती है। तो पानी का बहाव यदि कम होगा तो उससे वहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ विस्थापन और आजीविका के लिए जो है लोगों को चिंताएं हैं। ठीक है, समुदायों के विस्थापन और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, सरकारी प्रतिक्रिया क्या है इस सब पर, तो परियोजना का बचाव कर रही है सरकार और सिंचाई के लिए इसके लाभों और क्षेत्रों के लिए संभावित आर्थिक लाभ पर जोर दे रही है। हालांकि स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के लिए संवाद जो है जारी है। ठीक है, चलिए अगला जो है वो कह रहा है कि NCPCR जो है प्रमुख ने क्या कहा कि बिहार के जितने भी मदरसे हैं उनको यूनाइटेड नेशंस से क्या करानी चाहिए, UN से जांच कराने की मांग की गई है। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन ऑफ राइट, ठीक है, के चेयरमैन ने बिहार के सरकारी वित्त पोषित मदरसों में अतिवादी पाठ्यक्रम और इन स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन पर गंभीर चिंता जो है जताई गई है। इनमें मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु है कि पाठ्यक्रम को विकसित करने में संयुक्त राष्ट्र जो है बाल कोष यानी कि यूनिसेफ जो है उसकी भूमिका की आलोचना की गई है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जांच करने के भी आह्वान किया है। मदरसा बोर्ड को भंग करने का आग्रह किया गया है। इन मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल कई किताबें पाकिस्तान में प्रकाशित हुई हैं, ठीक है, और उनकी सामग्री पर क्या किया है, शोध जारी है, तो इसलिए जो है इस पर भी क्या बोलता है, ये डाउटफुल है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है के दायरे से बाहर की गतिविधियों के लिए धन का उपयोग भारतीय संविधान और बाल अधिकार
अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दोनों का उल्लंघन है। इनमें जो मुख्य बिंदु उठाया गया है वो यही है। 8 ही कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का जारी किया गया है उनसे इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, जो क्या है भारतीय संविधान और जो बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है UNCRC है, उनका ये उल्लंघन है। ठीक है, ये उनका उल्लंघन है। अब जरा देख लेते हैं हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या है। ठीक है, तो NCPCR जो है वह बाल संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत 2007 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, कौन सी निकाय है? सांविधिक निकाय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि इसको जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसको कहाँ पे किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। ठीक है, आयोग का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों में निर्मित सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, कि देश में जितनी भी सभी कानून है, नीतियां हैं, कार्यक्रम है, प्रशासनिक तंत्र है, ये सब बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए और भारतीय संविधान और बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का जो कन्वेंशन है उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, यह जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का है उससे जो बच्चे एक हिस्सा बच्चा जो है मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा लेते हैं उन पर भी होनी चाहिए, उनके उस पर भी लागू होनी चाहिए। ठीक है, के तहत बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की भी जांच करता है यह। ठीक है, कौन? तो NCPCR। यह जो है यौन अपराधों से संरक्षण के लिए बच्चों के, ठीक है, अधिनियम जो पॉक्सो है अधिनियम है 2012 के तहत भी निगरानी रखता है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन करता है और 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि के रूप में कार्य करता है। 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चा माना जाता है। ठीक है, यह प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या योग्यता कुछ भी हो। इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण सहित मानसिक और शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे अधिकार भी शामिल है। यह वैश्विक रूप से सबसे व्यापक अनुसमर्थित मानवाधिकार संधि है। ठीक है, अब जरा देखते हैं बिहार में खरीफ फसलों का कह रहा है कि नष्ट होना क्या है। तो सूत्रों की माने तो उत्तरी बिहार के किसानों को अप्रत्याशित बाढ़ के कारण गंभीर फसल क्षति जो है का सामना करना पड़ रहा है, जिससे धान और सब्जियों सहित हजारों एकड़ भूमि खरीफ फसलें जो है वह जलमग्न हो गई हैं। इसमें कहाँ है? तो मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, भागलपुर जैसे जिलों में सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। कोसी और गंगा नदियों के साथ साथ बूढ़ी गंडक और गंडक नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण से भारी बाढ़ आई है और फसलों को नुकसान पहुंचा है काफ़ी। इस बाढ़ के कारण लोग विस्थापित हो गए हैं, आसपास के बाजार और कार्यालयों में कटे हुए हैं। ठीक है, तो पशुओं के लिए हरे और सूखे चारे की कमी हो गई है। ठीक है, बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रतिक्रिया नहीं की गई है व्यापक विनाश के बावजूद भी। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, न्यूज़ में ज़्यादा बनी हुई है। बिहार में बाढ़ की कोई घटना जो है नई नहीं है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों लोग विशेषकर गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा जैसी घाटियों पर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण जो राज्य है बिहार है भारत में। ठीक है, भारत में बिहार जो है सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ प्रवण राज्य है। इसमें 9.41 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग 6.88 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ के यदि बात करें तो बाढ़ जो है वह पानी का उस जमीन पर बह जाना होता है जो आमतौर पर क्या होती है, सूखी होती है। पिछले में भी हम लोग बात किए थे। विनाशकारी बाढ़ जो है केवल कुछ इंच पानी आ सकता है, लेकिन यह घर तक
की छत को भी ढक सकती है, इतनी भी ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो ये आपदा है, मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे आम और व्यापक है। फ्लैश फ्लड जो है खतरनाक बाढ़ प्रकार की बाढ़ होती है, जिसमें बाढ़ की विनाशकारी शक्ति के साथ अविश्वसनीय गति भी शामिल होती है। ठीक है, फ्लैश फ्लड कब आती है? तो ये जब अधिक वर्षा की भूमि जो है उसे सोखने में क्षमता से अधिक हो जाती है। जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाए और भूमि उसको नहीं सोख पाती है तब फ्लैश फ्लड आती है। ठीक है, तो जैसे कि जो सामान्यतः सूखी खाड़ियाँ हैं या धाराओं में जब पानी भर जाता है तो इतना पानी जमा हो जाए कि धारा को क्या कहते हैं, किनारों को पार करके बाहर निकल जाए, तब भी फ्लैश फ्लड आती है। ठीक है, यह घटनाएं कुछ मिनटों के भीतर भी घटित हो सकती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए एक नया न्यूज़ है कि इसमें यह है कि कह रहा है कि वक्फ बोर्ड ने जो है बिहार के एक पूरे गांव पर दावा कर दिया है। तो बिहार वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव के ग्रामीणों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा है। ठीक है, ये नोटिस मिलने के बाद भूस्वामियों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भूमि वर्ष 1910 से याचिकाकर्ताओं के वंशजों के नाम पर है। ठीक है, अगस्त 2024 में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भी प्रस्तुत किया जा चुका है। वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई होती है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम होती है। यह न्यायालय में मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चलाया भी जा सकता है इन पर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब जरा हम पढ़ लेते हैं कि देखिए वक्फ अधिनियम जो संशोधित विधेयक 2024 में पेश किया गया वो क्या था। ठीक है, उसमें पारदर्शिता की बात की गई है कि जो मौजूदा वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों की रूपरेखा दी गई है। कह रहे हैं कि 40 संशोधन करने होंगे, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों हेतु अनिवार्य जो है सत्यापन से गुजरना होगा कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्तियां हैं उनको सत्यापित करनी पड़ेगी। ठीक है, लिंग विविधता करनी पड़ेगी कि वक्फ की जो कमेटी होती है, वक्फ अधिनियम 1995 की जो धारा 9 और 14 में संशोधन किया जाएगा और ये कहेगा कि जो वक्फ की कमेटी है, कार्यप्रणाली है, उसमें महिलाओं के प्रतिनिधि को भी शामिल करना होगा। ठीक है, जो संशोधित सत्यापन प्रक्रिया है उनको विवादों को सुलझाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ की संपत्ति के लिए नए सत्यापन प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी और इनका जो हेड करेगा वो क्या करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट ही निर्धारित करेगा कि कौन सी संपत्ति क्या है, वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। सीमित शक्ति, वक्फ को बोर्ड को जो है सीमित शक्ति दिए गए कि अनियंत्रित शक्तियों के बारे में चिंता का जवाब देना है और जिसके कारण व्यापक भूमि पर वक्फ बोर्ड जो है अपना दावा कर रहा है। ठीक है, जिससे विवाद और दुरुपयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचंदरे गांव पर दावा किया जो मुख्य रूप से हिंदू बहुल है। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी है, तो इसीलिए ये क्या है? चिंता योग्य है। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। ठीक है, चर्चा में क्यों है? तो देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया है। चयनित शिक्षकों में शामिल है सिकेंद्र कुमार सुमन जो कैमूर जिले के, ठीक है ये ऐसे लिखा जाएगा, कैमूर जिले के तिरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक, और डॉक्टर मीना कुमारी जो मधुबनी जिले के शिवगंगा गर्ल्स हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। ठीक है, उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार जो है शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षकों को दिया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए देश भर से कुल जो है 50 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसका उपलक्ष्य जो दिया जाता है वो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है। 1962 के प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला 1962 से 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला जो है शिक्षक दिवस भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों सहित शिक्षाविदों के योगदान को सम्मान करता है। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के आग्रह पर जो है विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिन को मनाने का आग्रह किया था। ठीक है, माफ कीजिएगा, विद्यार्थियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से आग्रह किया था कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि आप इसको शिक्षकों का जन्मदिन मनाएं
ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यदि देखें तो उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी शहर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था, ठीक है। उनकी शिक्षा जो है मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। रोजगार की बात करें तो 52 से 62 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और 62 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था। 49 से 52 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे और 39 से 48 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति भी रहे थे, ठीक है। 1984 में उनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उनके जो उल्लेखनीय कार्य है जैसे समकालीन दर्शन में धर्म का शासन, ठीक है, उन पर उन्होंने लेख लिखा था, रिसर्च किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन, ठीक है, जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, कल्कि का सभ्यता का भविष्य, ठीक है, कल्कि या सभ्यता का भविष्य, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, जिस धर्म की हमें आवश्यकता है, भारत और चीन और तथा गौतम बुद्ध, ठीक है। एक न्यूज ये है कि बिहार ने जो है PMI-G योजना का धनराशि का अनुरोध किया है, ठीक है। तो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग जो है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है के तहत बेघर परिवारों के लिए 13.5 लाख रुपए की अतिरिक्त इकाइयों को मंजूरी देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक नया अनुरोध भेजा है, ठीक है। इसमें क्या है प्रमुख बिंदु कि RDD ने यानी कि बिहार के जो ग्रामीण विकास विभाग है ने 16-17 से वर्ष 23-24 की अवधि के दौरान, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके तहत स्वीकृत कुल 37 लाख इकाइयों में से 36.64 लाख इकाई आवास जो है आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है, ठीक है। जिसमें से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसके तहत जो है दरों के अनुसार श्रम लागत के साथ एक आवास इकाई के लिए 1.30 लाख रुपये मिलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है तो ये 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती ग्रामीण योजना जो इंदिरा आवास योजना है उसी का एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। उसको 1 अप्रैल 2016 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर दिया गया था, ठीक है। हालांकि सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने की मांग समय सीमा जो है दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी, ठीक है। तो संबंधित मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इससे संबंधित है। स्थिति देखें तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने लाभार्थियों के लिए कितने तो 2.85 करोड़ मकान स्वीकृत किए हैं और मार्च 2023 तक जो है 2.22 करोड़ मकान पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इनमें किनको मिलता है तो जो BPL के नीचे होता है, BPL में जो होता है उन जिनका कच्चे घर है उनको जो है पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता की जाती है, ठीक है, ग्रामीण लोगों को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, बंधुआ मजदूर, गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं या उनके निकट संबंधी, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक, इन सब के लाभार्थी हैं, ठीक है। 3 चरणीय सत्यापन जैसे कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो टैगिंग के माध्यम से इसमें क्या कहते हैं चयन किया जाता है। लागत का बंटवारा किया जाता है कि मैदानी क्षेत्रों के मामले में राज्य केंद्र जो है और राज्य का जो अनुपात है जो व्यय का वो है 60-40 का, मतलब 60% हिस्सा क्या देगी केंद्र देगी और 40% हिस्सा जो है वह राज्य देगी, ठीक है। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य जो भी हैं उनमें जो है 90-10 का है कि 90% हिस्सा जो है वह केंद्र देगी और 10% हिस्सा जो है वह राज्य देगी। केंद्र शासित प्रदेश का 100% लागत जो है वह केंद्र सरकार वहन करता है, ठीक है। मनरेगा 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा जो है रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अकुशल मजदूरों को रोजगार देने की गारंटी की जाती है वर्ष में 200 दिन, ठीक है। सक्रिय कर्मचारी मनरेगा के तहत जो 14.32 करोड़ कर्मचारी हैं। मनरेगा के रूपरेखा डिजाइन के आधारशिला इसकी क्या है कानूनी गारंटी है,
जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क काम का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर काम मिल जाना चाहिए। यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसमें महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाती है कि लाभार्थियों में से कम 1/3 महिलाएं हो और जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के अनुरोध किए हो। मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत जो है निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। ठीक है। बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय, देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का क्या है? हिस्सा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा सुविधाओं सहित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है। परिसर में जो है मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ 8 छोटे छोटे स्टेडियम और एक विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय, विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। मुख्य स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, लेकिन छोटे स्टेडियम में 10,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और कई अन्य खेलों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। ठीक है। सूत्रों के अनुसार यदि माने तो राजगीर नवंबर में 6 देशों की एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है। राज्य सरकार ने जो है जुलाई 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी थी। इस विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि व्यायाम शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा दी जाए। ठीक है। विश्वविद्यालय को खेलों के लिए एक उच्च स्तरीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस की यदि बात करें तो पहली बार जो है 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित और मनाया गया था। राष्ट्र अपने खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए इस दिन को मनाता है। ठीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार जैसे महत्व देते हैं। ठीक है। जैसे पुरस्कार जो है खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि खेलों के महत्व और दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारत सरकार राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, आयोजन और सेमिनार आदि का भी आयोजन करती है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सत्र। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग किससे संबंधित बात कर रहे होंगे? तो जुलाई की बात कर रहे होंगे। ठीक है। जुलाई का, ये अगस्त का न्यूज़ था, तो जुलाई का लेकर के हम आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।